तो बच्चों अब देखते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रल जब आपको कोई एक लिमिट दी होती है, जब आपको लिमिट दी होगी तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो अब तक हम बार बार लिख रहे थे, एक तो वो नहीं लिखना है, और लिमिट कैसे अप्लाई करनी है एक क्वेश्चन में मैं वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम सीधा चलेंगे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन अगर इसमें से आते हैं तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में तो है वो। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से देखो, अब यहाँ पर अगर आपको लिमिट लगानी है तो लिमिट लगाने का तरीका क्या है। पहले तो आप सिंपल इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन जो हम सीख ही चुके हैं कैसे हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट का क्या प्रोसेस रहता है वो हम यहाँ पर सीखते हैं। तो जब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया एक्स की पावर 3/3, और जो आपके पास लिमिट होगी उसको आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 3 और 2। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें कट जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं है उसको। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, जो अपर लिमिट है उसको यहाँ पर पुट करोगे। एक्स की जगह पर आ गया 3 की पावर 3/3, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर 2 की पावर 3/3, तो ये आ जाएगा 27/3, इधर से आ जाएगा 8/3, तो 27 में से 8 माइनस कर दो, आ जाएगा 19/3। तो इस तरह से आपको लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ये कर लेते हैं, इसमें आप लिमिट खुद अप्लाई करके देखो। इंटीग्रेशन करते हैं, वीडियो को पॉज कर लो, फिर मेरे साथ चेक करो। करने के बाद अब चेक करो मेरे साथ, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आ गया 4 एक्स की पावर 4/4, ये 5 एज इट रहेगा। एक्स की पावर 2 का ये आ गया, प्लस में 6 एक्स का आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और 9 का आ गया 9x। लिमिट लगा दो 1 to 2, यहाँ तो ये कैंसिल। अब यहाँ जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है सब जगह आप 2 पुट कर दो, पहले जितना कट जाए उसको काट लो। यहाँ पर आ गया 2 की पावर 4 -5/3 इंटू में 2 की पावर 3, प्लस में 3 इंटू में 2 की पावर 2, प्लस में 9 इंटू में 2, माइनस। अब जहाँ जहाँ पर x है आप 1 पुट कर दो, लोअर लिमिट हमारी 1 है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहना है। यहाँ पुट करोगे 1 आएगा तो 5/3 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पुट करेंगे तो +3 आ गया, और लास्ट में आ गया 9। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर 4 आ गया 16, ठीक है, माइनस ये 8 आ गया, 8 5 जा 40, यहाँ पर आ जाएगा 4 4 3 जा 12, 9 2 जा 18, और वहाँ से भी आप ब्रैकेट ओपन कर लो, -1 प्लस 5/3 -3 एंड -9। अब जो फ्रैक्शन वाली टर्म है -4 है और +5 है, यानी -35/3, ये तो ये बन गया। फ्रैक्शन वाली को अलग हमने सॉल्व कर लिया पहले। अब बाकियों को देखो, यहाँ पर है 16 12 और 18, 18 और 12 को आप ऐड करोगे आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 46। 46 में से आपको माइनस करना है कितना, 13। 46 में से 13 आपको माइनस कर देना है, तो ये बन गया हमारे पास -35/3, और इसमें से आप इसको माइनस करोगे 33, एलसीएम लेंगे 99 आ जाएगा। 99 में से इसको माइनस करोगे, 9 - 5 4, 9 - 3 6, आंसर आ गया आपके पास 64/3। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि आपको लिमिट किस तरीके से अप्लाई करनी है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन जो बाकी के हैं वो देखते हैं कि आपके पास बाकी जो क्वेश्चंस है प्रॉपर्टीज़ वाले स्पेशली, उन क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से करना है। तो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ वाले हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें हमें बेसिकली बस 3 प्रॉपर्टी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो करने की ज़रूरत है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी मैं बता देता हूँ। एक तो प्रॉपर्टी होगी आपकी A to B, जिसमें हम लिमिट को ब्रेक करते हैं, इक्वल्स टू लिमिट को ब्रेक करते हैं यहाँ पर A to C। और दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये किन क्वेश्चन में लगेगी, ये जो मॉड वाले क्वेश्चन है ये उनमें लगेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मॉड वाला क्वेश्चन है उनमें यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्वेश्चन के साथ ही मैं बता दूंगा बाकी 2 प्रॉपर्टी कौन सी है। पहले इस प्रॉपर्टी का ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो मॉड वाले क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट एक निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका क्या होता है
कि जो यहाँ पर आपके पास मॉड के अंदर वैल्यू दे रखी है ना, उसी को आप 0 पुट कर दो। क्या पुट करना है उसको? 0 पुट कर दो। x + 2 को 0 पुट करो तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? -2। तो जो लिमिट आपको दे रखी थी -5 से लेकर +5 तक, इसके बीच में एक वैल्यू आपके पास आ गई -2। जो वैल्यू आप निकालोगे वो इस इंटरवल के बीच की होनी चाहिए कोई। अगर इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर वैल्यू वो वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। मान लो यहाँ पर निकल जाता -7, तो -7 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, हम उस वैल्यू को नहीं लेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होगा जब 2-3 वैल्यू निकलेंगे, उसमें से कोई वैल्यू ऐसी होगी जिसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास -5 से -2 बन गया एक तो फंक्शन, दूसरा फंक्शन बन गया आपके पास -2 से लेकर +5। अब इन दोनों फंक्शन के अंदर ये इंटीग्रल के अंदर फंक्शन तो ये आना x + 2, लेकिन जब मॉडुलस का साइन होगा इसको हटा के एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। अब कहाँ माइनस लेना है, कहाँ प्लस लेना है, उसके लिए आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका है। क्या तरीका आपको आसान पड़ता है कि भाई इसके बीच में आप कोई एक वैल्यू ले लो। सपोज मैंने -3 ले ली, इसके बीच में आएगी है। अब -3 को मैं यहाँ पर रख के देखूँ, -3 + 2, आंसर क्या आ रहा है? -1, यानी माइनस में आ रहा है। यानी जो ये वाली लिमिट है इसमें हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे। अब जो दूसरी वाली लिमिट है इसके बीच में ले लेता हूं मैं एक 0 यहाँ पुट करूंगा, तो 0 + 2 कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3, कोई भी वैल्यू ले लो। उस वैल्यू को पुट करने पर साइन क्या आ रहा है आपका? प्लस में आ रहा है, तो ये प्लस में आ गया। बस ये बन गया आपका इंटीग्रल। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करो इसको, -x² / 2 प्लस में 2x, लिमिट आ गई -5 से -2। दूसरे वाले में भी इंटीग्रेशन तो यही रहेगा, x² / 2 प्लस में 2x, लिमिट आ गई -2 से 5। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, यहाँ पर आ गया आपके पास -2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4/2 और यहाँ पर करेंगे -4, फिर माइनस का साइन। अब -5 पुट करोगे आ जाएगा 25/2 और 5 2 = 10, प्लस यहाँ 5 पुट करेंगे 25/2, 5 2 = 10, माइनस फिर -2 का स्क्वायर आ जाएगा वही 4/2 और -4। अब यहाँ से कैंसिल हो गया, देखो ये हो गया 2 - 4, तो -2 बन गया। यहाँ पर ब्रैकेट खुल गई है -25/2, ये माइनस मिलकर बन गया प्लस। इधर से आ गया 25/2 प्लस में 10, माइनस यहाँ से आ जाएगा कटने के बाद -2 और एक माइनस बाहर है, तो ये बन गया +2। यहाँ भी ब्रैकेट खोलो, +2 प्लस 25/2 -10 प्लस 25/2 एंड +12, तो 12 - 10 2 आ गया, 2 + 2 4, 25/2 ये मिलकर बन जाएगा 25, आंसर आ जाएगा आपका 29। अब एक क्वेश्चन और समझते हैं मॉड का, जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है। देखिए यहाँ पर कहता है mod x³ - x, तो mod x³ - x, अब आप इसको इसको 0 के बराबर पुट करो और लिमिट आपको दे रखी है -1 से लेकर 2 तक, लिमिट है -1 से लेकर 2 तक। तो हमारे पास फंक्शन है x³ - x, इसको पुट करेंगे 0, x निकाल दिया यहाँ से कॉमन, तो ये आएगा x² - 1। अब इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा x - 1 x + 1। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ से -1 आ जाएगी। तो 3 वैल्यू आपके पास आ गई। अब इंटरवल बनाएंगे। इंटरवल देखो -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये -1 तो लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में तो ये आएगा नहीं। तो बीच में वैल्यू क्या आ गई? 0 और 1। एक वैल्यू 0 आ गई, एक वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पर जब इस इंटीग्रल को हम ब्रेक करेंगे तो पहले करेंगे -1 से 0, उसके बाद करेंगे 0 से 1, फिर उसके बाद करेंगे 1 से 2। अब पहले दे दें -1 से 0, -1 से 0 के बीच में एक वैल्यू ले ली हमने, आ गई -0.5। अब -0.5 को अब यहाँ पर यहाँ मत पुट करो, यहाँ पुट कर लो, यहाँ से आपको साइन फटाफट पता चल जाएगा। अब माइनस यहाँ पुट करोगे तो माइनस में आएगा, -0.5 -1 ये भी माइनस में आ जाएगा और ये वाला आपका प्लस में आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, यानी ओवरऑल साइन क्या आ रहा है हमारे पास? प्लस का साइन आ रहा है। तो ये बन गया आपके पास x³ - x।
अब 0 से 1 के बीच में 0.5 ले लो, तो 0.5 यहाँ करोगे प्लस आएगा, यहाँ करोगे माइनस आएगा, यहाँ करोगे प्लस आएगा, तो मतलब माइनस आएगा यहाँ पर x³ माइनस x dx। अगले वाले में 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लो, 1.5 आप तीनों में कहीं भी रखोगे प्लस ही आएगा, तो यहाँ पर फिर आपका ये प्लस हो गया। तो दो जगह तो प्लस आ रहा है, एक जगह माइनस आ रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन गया x⁴/4 माइनस x²/2, लिमिट आ गई -1 से 0, फिर माइनस का साइन। इंटीग्रेशन तो वही रहेगा सभी के अंदर, इंटीग्रेशन में तो कुछ आपको करना नहीं, और बस लिमिट यहाँ पर ध्यान रखनी कैसे कैसे पुट करनी है। x⁴/4 माइनस x²/2, लिमिट आ गई 1 to 2। अब देखो यहाँ 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट से तो 0 ही आएगा। माइनस का साइन, लोअर लिमिट लगाओ, -1 का पावर 4 करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये 1/4 आएगा और ये 1/2 आएगा। फिर यहाँ तो माइनस पहले से ही है। अब ये 1 पुट करोगे तो 1/4 आएगा, ये 1/2 आएगा। 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा, कुछ फ़ायदा ही नहीं करने का। यहाँ 2 पुट करोगे, 2 की पावर 4 हो गया 16, तो 16/4, यहाँ पर आ जाएगा 4/2, माइनस का साइन, 1 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 1/2, ब्रैकेट खोलो, -1/4 प्लस 1/2, यहाँ से आएगा -1/4 प्लस 1/2, प्लस यहाँ से हो गया देखो 4 और यहाँ से हो गया 2, तो 4 - 2 ये तो 2 आ गया। इसकी ब्रैकेट के बाद -1/4 प्लस 1/2। अब इनको आपको सिंप्लीफाई करना है, -1/4 -1/4 -1/4, तो ये तो हो गया -3/4। 1/2 और ये 1/2 ये आधा आधा मिलकर बन जाएंगे +1, और एक 1/2 और है तो 3/2, और एक 2 यहाँ पर आ गया। एलसीएम ले लो, 14 - 3, ये आ जाएगा आंसर आपके पास 11/4। अब उसके बाद देखो अगली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 प्रॉपर्टीज जो मैं बता रहा हूँ उनके क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ प्रॉपर्टीज आपकी 0 से 9 है, तो 0 से 9 जब भी 0 से स्टार्ट होगी तो आपको प्रॉपर्टी ये वाली यूज़ करनी है, 0 to a f(x) dx, ये आ जाएगा 0 to a f(a - x)। कैसा भी फंक्शन दे रखा हो चिंता मत करना, ठीक है, बस आप प्रॉपर्टी लगाना, प्रॉपर्टी लगा के आपके पास बड़ा आसान तरीके से वो बन जाएगा। तो आपने प्रॉपर्टी लगानी है यहाँ पर 0 to a, तो उसके हिसाब से ये क्या बन गया 0 to 9, और ये जो ये 3 है ना, ये इसके अंदर है, क्यूब रूट के लिए ये, तो x की जगह क्या बनेगा यहाँ पर a - x करना है, मतलब 9 - x करना है। यहाँ पर ये भी आ जाएगा आपके पास 9 - x, 9 - x की जगह आ जाएगा 9 - x। यहाँ पर आ गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ 9 - x प्लस क्यूब रूट ऑफ, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन होगा इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, और इन दोनों को कर देना आप ऐड। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी इसको i के बराबर लेके चलना आप, ठीक है, ये भी i है, ये भी i है, तो i ये हो गया, i ये हो गया, i, ठीक है, 3 बार बोल दिया i, लेकिन 2 बार लिखना है 2i, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्यूब रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 - x, ये फर्स्ट में से आ गया। सेकंड में आपके पास क्या आ रहा है ऊपर 9 - x, 9 - x प्लस में क्यूब रूट ऑफ x। हर क्वेश्चन में ऐसे होगा, हर क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखोगे डिनोमिनेटर आपका सेम बन जाएगा।
अब डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर जो टर्म आएगी आपके पास वो भी यही वाली टर्म आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। ठीक है, सेम टर्म बन जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगी। आपके पास यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। लिमिट आपकी 0 टू कितनी थी, 0 टू 9, ये तो लिमिट ऐसे कैसी रहेगी। अब यहाँ 9 पुट करोगे आप तो आ जाएगा 9 माइनस 0 मतलब 9, i की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/2। ठीक है, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें a to b दिया होता है। इसी तरह का क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें लिमिट 0 से स्टार्ट नहीं होगी, लिमिट उसमें a से स्टार्ट होगी, जैसे 1 to 6, इसमें 0 से स्टार्ट नहीं है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी आपकी लगेगी ये a to b वाली लग जाएगी। करने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे अभी अभी हमने करा है। a to b यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। तो अगर 0 से स्टार्ट नहीं है तो ये लगेगी, 0 से स्टार्ट है तो पिछली वाली लगेगी, अदरवाइज फिर वो मॉड वाली लगेगी। बस ये 3 प्रॉपर्टी का खेल है आपके इसमें डेफिनेट इंटीग्रल में। इसको भी हम i के बराबर लेके चलेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, तो ये बन गया आपके पास 1 6, और देखो 1 और 6 a प्लस बी को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 7 माइनस एक्स। नीचे यहाँ पर 7 माइनस एक्स की जगह 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स की जगह 7 माइनस एक्स। अब नीचे यहाँ 7 से 7 कटेगा, रूट एक्स बचेगा प्लस में 7 माइनस एक्स। अब फिर हम यही करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2i। इसका न्यूमरेटर ये है हमारे पास रूट एक्स अपॉन में 7 माइनस एक्स प्लस में रूट एक्स, और इसमें यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 7 माइनस एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस में 7 माइनस एक्स। अब डिनोमिनेटर देख रहे हो, दोनों डिनोमिनेटर यहाँ पर भी दोनों का सेम आ गया, तो जब आप ऐड करोगे तो न्यूमरेटर भी एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर तो आपका ये है ही। ये कैंसिल, फिर 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास x आ जाएगा। तो 2i इक्वल्स टू x, लिमिट आ गई 1 to 6। पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करोगे 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/2। ठीक है, इस तरीके से जो ये वाली प्रॉपर्टी है, बस इसी तरह की दो तीन दोनों के क्वेश्चन कर लेना, 2 इस प्रॉपर्टी के, 2 इस प्रॉपर्टी के, 2 इस प्रॉपर्टी के, बस इनफ है। प्रॉपर्टी में ज़्यादा कुछ और घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें हम मार्जिनल फंक्शन और प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, ये सारे क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहता है द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म इज गिवन बाय दिस where x is the quantity produced. If the fixed cost is rupees 80,000, find the total cost of the firm. फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है यहाँ पर 80,000। तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं कि कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या होगा। तो कॉस्ट फंक्शन के लिए क्या करना पड़ता है आपको, कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो अब इंटीग्रेशन हमने देखो यहाँ बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आएगा, किसी क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए। तो ये आ गया आपके पास 3000 e की पावर 0.3x प्लस में 50। ये आपके पास एक मार्जिनल फंक्शन था, मार्जिनल कॉस्ट। अब इससे आपने कॉस्ट फंक्शन बनाना है तो इसको इंटीग्रेट करो। 3000 तो कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन हम सीख चुके हैं, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 0.3x, लेकिन x का कोफिशिएंट 0.3 है तो 0.3 से आपको और डिवाइड कर देना है। प्लस 50 आ गया यहाँ पर 50x प्लस में c। अब यहाँ से डेसिमल आप हटाओगे तो एक जीरो और ऊपर आ जाएगी, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10000 और e की पावर 0.3x प्लस में 50x प्लस में c। ये बन गया हमारा कॉस्ट फंक्शन। अब क्वेश्चन में उसने दिया हमें c की वैल्यू निकालने के लिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दे रखा होगा। अगर उसने कहा कि भाई जो फिक्स कॉस्ट है वो 80,000 है,
क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं बता रहा कि भाई क्वांटिटी इतनी प्रोड्यूस कर रहे हैं इतनी नहीं कर रहे हैं, तो चाहे आप क्वांटिटी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करोगे, जो फिक्स कॉस्ट है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। कहीं पर किराया लिया है तो भाई किराया तो देना पड़ेगा, आप काम करो या मत करो, कितनी भी काम चोरी कर लो, जो फिक्स कॉस्ट है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स की वैल्यू 0 है, यानी हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो भी जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो क्या बन जाएगी, हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। जो फिक्स कॉस्ट है हमारी वो क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर काम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट हमारी इतनी बनेगी, इतना ही पैसा हमें देना पड़ेगा, बाकी तो कुछ हमें देना नहीं, क्योंकि काम तो कुछ हम कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पर इसकी जगह आप पुट कर दोगे 80,000, यहाँ आ जाएगा 10,000 और e की पावर 0 प्लस में 0 प्लस में c। तो e की पावर 0 मतलब 1 आ गया, 1 को यहाँ 10,000, एक 0 फालतू हो गई, e की पावर 0 मतलब 1 हो गया, 1 को आप इधर ला, इसको 10,000 बन जाएगा, 10,000 को लाके माइनस कर देना, यहाँ पर आ जाएगा 70,000। तो c की वैल्यू 70,000 आएगी, तो जो कॉस्ट फंक्शन है हमारा, जो फाइनल आंसर हमारा बनेगा वो आ जाएगा 10,000 e की पावर 0.3x प्लस में 50x प्लस 70,000। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे तो c की वैल्यू आपको ज़रूर निकाल के रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें कहता है कि द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग एक्स पेयर ऑफ शूज इज दिस, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग ए पेयर ऑफ शूज इज ₹1200। यानी यहाँ पर एक पेयर आपको करना है, द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग ए पेयर ऑफ शूज इज ₹1200। यानी यहाँ पर आपको x की वैल्यू 1 दे रखी है, एक पेयर बनाना है और उसकी जो कॉस्ट है आपको वो 1200 दी हुई है, तो उसके हिसाब से आपको टोटल कॉस्ट बतानी है और पहले एवरेज कॉस्ट बतानी है। तो पहले तो आप कॉस्ट फंक्शन निकालो। कॉस्ट फंक्शन के लिए वही आपको इंटीग्रेट करना है, 6 प्लस में 10x माइनस 6x स्क्वायर, इंटीग्रेट करो। बेसिक इंटीग्रेशन आ रहा है, देखिए ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन आप लोग सीख चुके हो अच्छे तरीके से। यहाँ पर आ गया 6x प्लस में 10x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 6x क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c। जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल करो। यहाँ तो 6x रह गया, यह आ जाएगा आपके पास 5, यहाँ 6x आ गया, यहाँ पर आ गया 5x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2x क्यूब प्लस में c। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आ रहा है। अब c की वैल्यू निकालने के लिए उसने बताया हमें कि अगर हम एक पेयर ऑफ शूज़ बनाते हैं तो हमें इतनी कॉस्ट पड़ रही है, कितनी पड़ रही है, 1200। तो यहाँ cx की जगह 1200 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे और यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 2 9, 9 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 1200 माइनस 9 इज इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1191। अब ये c की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन तो बन गया 6x प्लस में 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस में 1191। अब यहाँ से एक चीज़ और पूछ रहा है, ये एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट कैसे हम निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए जो कॉस्ट फंक्शन होती है उसको हम x से कर देते हैं डिवाइड। तो जो यहाँ पर ये कॉस्ट फंक्शन आ रहा है ना, इसको आप x से डिवाइड कर दो बस। ये बन जाएगा आपके पास 6, यहाँ आ जाएगा 5x, यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 1191 अपॉन में x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और हम इसका देखते हैं ताकि आप और थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए इसमें। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा जिसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा उसमें भी नहीं है। यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपको ये दे रखी है, कॉस्ट ऑफ जीरो आउटपुट इज जीरो। ये कह रहा है कि जीरो आउटपुट की कॉस्ट जीरो है, मतलब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे तो आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा। मतलब घर की बिल्डिंग होगी ना, घर की बिल्डिंग होगी तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो बस यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है मेन कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इस तरह से दी हुई है। अब यहाँ पर अगर आपने बेसिक इंटीग्रेशन सीख लिया हुआ ना अच्छे से, तो ये भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
ये भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a तो है ऊपर कांस्टेंट, जब ऊपर कांस्टेंट होगा तो नीचे क्या आपके पास रूट, ये x की फॉर्म में बन रहा है। ये कैसा इंटीग्रेशन बन रहा है हमारा, 1/√x। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल लो, आज की वीडियो में बताया मैंने इसका 1/√x का जो इंटीग्रेशन है, याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आया तो भाई पीछे जाओ फिर से एक बार देख लो, ठीक है, याद कर लो। तो ये बनेगा आपके पास 2√x। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बस वही फंडा यूज़ करना है, यहाँ ऊपर a है तो a तो साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा, यह आ जाएगा 2√x। x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है तो a से हम डिवाइड कर देंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, ax प्लस b, x की जगह लिखेंगे हम ax प्लस b, 2√ax प्लस b, और x का कोफिशिएंट है a से कर देंगे इसको डिवाइड। अब ये a से a कैंसिल हो गया, बस ये बन गया आपका कॉस्ट फंक्शन। तो बस बेसिक इंटीग्रेशन देखो अगर आपको आता है ना तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, और देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा होगा जब तक आपको इंटीग्रेशन नहीं आता होगा। अब ये कह रहा है कि ये जीरो आउटपुट है, यानी x की वैल्यू अगर जीरो है तो जो कॉस्ट है ना वो भी आपके लिए जीरो है। तो यहाँ पर ये जीरो हो गया, यहाँ पर आ गया 2 इंटू में रूट a इंटू में जीरो, जीरो प्लस में b प्लस में c, तो ये बनेगा 2√b, 2√b को इधर ले आएंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -2√b। अब इसको आप यहाँ पर पुट करेंगे तो कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा आपका 2√ax प्लस b -2√b। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं रेवेन्यू वाले क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गए कॉस्ट वाले, इसी तरीके से रेवेन्यू वाले हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रेवेन्यू वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। वहाँ पर भी क्या होता है, जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन बन जाता है। तो डिमांड लॉ निकालने के लिए रेवेन्यू फंक्शन निकाल देते हैं, और फिर रेवेन्यू फंक्शन के बाद चलो उसका काम बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले तो आप रेवेन्यू फंक्शन बनाओ, ये आ गया 2 - 6x है रेवेन्यू फंक्शन, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे, आपके पास ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा 2x - 6x² / 2 प्लस में c। अब यहाँ पर भी देखो कुछ नहीं दिया हुआ, भाई कितना आउटपुट पे कितना काम कर रहे हैं कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर अगर आप x को 0 लोगे तो रेवेन्यू 0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कुछ काम करोगे ही नहीं, कुछ मतलब सेल करोगे नहीं, आपने कहीं किराए पे तो ले लिया, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो किराया आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ बना लिए, आप उसको सेल नहीं कर रहे हो, तो कोई भैया आके ये तो नहीं कहे ना चलो भैया खाली बैठे लाओ थोड़े से पैसे हम दे दें, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। यानी यहाँ पर अगर आपने कुछ काम नहीं करा, यानी x की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो जो रेवेन्यू आपका वो भी आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर रेवेन्यू इसकी जगह 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0 है, सारा कुछ 0 हो गया, c की वैल्यू 0 आ गई। तो c की वैल्यू 0 होने पर क्या बन गया, जो रेवेन्यू फंक्शन है ये आ गया हमारा 2x - 6x² / 2। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया आपके पास 2x - 3x²। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है डिमांड लॉ। डिमांड लॉ का मतलब हो गया कि आपको p की वैल्यू पूछी है। अब जो p होता है यानी जो रेवेन्यू फंक्शन होता है उसको हम कैसे बनाते हैं, रेवेन्यू फंक्शन होता है डिमांड को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये डिमांड पूछ रहा है, p की वैल्यू पूछ रहा है, तो p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको, रेवेन्यू को x से डिवाइड कर देना है। तो रेवेन्यू हमारा ये था, इसको x से डिवाइड करोगे आ जाएगा 2 - 3x। तो ये हमारा डिमांड लॉ बन गया 2 - 3x। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ कहता है गिवन द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज दिस शो दैट द एवरेज रेवेन्यू इज दिस। तो एवरेज रेवेन्यू इसके बराबर है, जो एवरेज रेवेन्यू होता है ना वो p के बराबर ही होता है। तो आपको एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए पहले रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। अब रेवेन्यू निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन भी अगर आप देखोगे तो बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है। जो ये -1 है ये तो अलग पार्ट हो गया, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर ये जो 2x + 3 है इसका स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो या तो इसको आप t पुट करो या t पुट करे बिना भी आप इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन बन रहा है आपका 1/x² वाला। ऊपर देखो कांस्टेंट हो ना, ऊपर कांस्टेंट हो तो कोई टेंशन मत लेना, वो तो बाहर निकल जाएगा। तो हमारा ये वाला इंटीग्रेशन बन रहा है क्योंकि यहाँ पर x की जगह क्या है, यहाँ पर लीनियर फंक्शन है।
तो 1/x² का इंटीग्रेशन आप करते हो तो क्या करेंगे, x की पावर -2 बना देते हैं हम इसे, और इसका आ जाता है x की पावर सॉल्व होके -1/-1, यानी ये बन जाता है -1/x। तो सीधा आप इसका इंटीग्रेशन ये लिख सकते हो, सीधा लिख सकते हो इंटीग्रेशन इसका ये, क्योंकि यहाँ पर लीनियर फंक्शन है। तो आपने यहाँ पर क्या करा, 4 तो इंटू में रहेगा ही रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया -1/x। x की जगह आपने ये लिख दिया, सॉरी x की जगह आपने -1/x लिखना है ना, तो ये 2 नहीं आएगा, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अब बस इसमें इधर एक चीज़ और करनी है कि जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है वो 2 है, 2 से इसको डिवाइड करना है, यानी 1/2। बस यहाँ और कुछ नहीं करना, ये जो -1 है, -1 का आ गया x प्लस में c। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते, ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे करके दिखा दो, और डायरेक्ट आपको पता है तो डायरेक्ट कर दो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2 से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास -2/2x प्लस 3 -x प्लस में c। अब पहले आप c की वैल्यू निकालो। c की वैल्यू निकालने के लिए आपको x का कुछ नहीं दे रखा है कि x क्या होना चाहिए, तो फिर वही यूज़ करेंगे हम। अगर x 0 है तो रेवेन्यू भी 0 है, तो यहाँ रेवेन्यू की जगह 0 पुट करो। यहाँ आ गया -2/0 प्लस 3, ये 0 आ गया, तो यहाँ से -2/3 आएगा, इसको इस साइड लाओगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो आपके पास जो रेवेन्यू फंक्शन है ये बन गया -2/2x प्लस 3 -x प्लस में 2/3। अब आपको निकालना है यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू है वो इसके बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए आप इसको x से कर दो डिवाइड। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं हम इसको, ये मैं रब कर देता हूँ। तो एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ से आ जाएगा -2/2x प्लस 3 इंटू x। ऐसे हो गया। यहाँ से x के x को डिवाइड करोगे तो -1 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा 2/3x। अब इसका आप एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू में x इंटू में 3, ये एलसीएम में आ जाएगा। तो 2x प्लस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 2 = 6, ऊपर -1 से इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा -3x इंटू में 2x प्लस 3। बल्कि -1 को आप ऐसे कैसे रहने दो, क्योंकि आंसर में -1 तो आ रहा है, उसको अलग ही रहने दो, उसको अलग ही रहने दो, उसको कुछ मत करो। ठीक है, तो हम इसमें जब सॉल्व करेंगे, क्यों हम बाद उसको बीच में लेके खाम का क्वेश्चन को क्यों कॉम्प्लिकेट करें, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं -2/2x प्लस 3 इंटू में x प्लस में 2/3x -1। इसको हम कुछ नहीं छेड़ते, बस यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपके पास 2x प्लस 3 इंटू में x और इंटू में 3, ये एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से 2x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 3 2 = 6, और यहाँ से 3x कैंसिल हुआ, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2 2 = 4x, 2 3 = 6, इस 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब बच गया आपके पास 4x अपॉन में 2x प्लस 3 इंटू में x इंटू में 3, इस x से ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर 4 चाहिए था, 4 बन गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 = 6x प्लस में 9, तो ये आ गया आपके पास 4 अपॉन में 6x प्लस में 9 -1। ये आपका प्रूव हो गया इस तरह से। तो जिसमें प्रूव करने को आ जाए उसमें और बढ़िया है, आपको पता रहता है कि आंसर ये निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन एक हम करते हैं, और यहाँ पर कहता है कि मैन्युफैक्चरर मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज दिस, फाइंड द इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरर टोटल रेवेन्यू इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20। अब प्रोडक्शन जो है आपकी 10 से अगर 20 बढ़ती है तो जो रेवेन्यू फंक्शन है उसमें क्या चेंज हो रहा है। तो इसके लिए आपको बस क्या करना है, जो रेवेन्यू फंक्शन आएगा वो निकालने के लिए तो हम मार्जिनल रेवेन्यू को लेते हैं 175 - 2x - 0.3x²। अब इसमें लिमिट आपके पास 10 to 20 है, तो सीधा आप यहाँ पर 10 to 20 लगा दो।
अब इसमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रेवेन्यू फंक्शन निकालो, रेवेन्यू फंक्शन निकालने के बाद फिर आप इन दोनों वैल्यू पर उसकी वैल्यू निकालो, उसका कोई लॉजिक नहीं है। सीधा आप निकाल सकते हो कि जब आप 10 से 20 करोगे तो आपको रेवेन्यू फंक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करो, 175x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 0.3 x क्यूब अपॉन में 3 प्लस c करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हो। ऐसे अगर कॉस्ट वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। अब ये हो गया आपके पास 175x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेसिमल हटाओगे 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 10। लिमिट आ गई आपकी 10 to 20। अब इसको आप पुट करो, 20 को आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये आ गया आपके पास, 20 को यहाँ पर पुट करोगे 400 आ गया, 20 को यहाँ करोगे 8000 आ गया डिवाइडेड बाई 10, फिर माइनस का साइन, 10 को यहाँ पुट करेंगे 1750, यहाँ 100 आ गया, यहाँ पर 1000 अपॉन में 10, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, ये 400 और ये 800, ये हो गया 1200, 1750, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 200, एक बाहर माइनस है तो प्लस 200। अब 3500 में 200 और प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 3700, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0, 5, 9 और 2, इनको माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 750। तो इस तरह से आप जो मार्जिनल कॉस्ट वाले क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस आपको निकालना होगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उसमें आपने देखा कि भाई इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा एडवांस की ज़रूरत आपको नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन से आपका काम बन जाएगा। द डिमांड फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज गिवन बाय दिस, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस कॉरस्पॉन्डिंग टू द मार्केट प्राइस P इक्वल्स टू 4। अगर P की वैल्यू आपको 4 दी हुई है तो यहाँ से आप X की वैल्यू निकाल लो। तो P की जगह हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं तो ये आ गया 100 माइनस में 8x, और यहाँ से इसको इधर लाओगे आप तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12। ठीक है, अब जो यहाँ पर आप वो निकालोगे कंज्यूमर सरप्लस, तो कंज्यूमर सरप्लस का जो फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, 0 to x नॉट डिमांड फंक्शन माइनस x नॉट P नॉट। तो आपके पास यहाँ पर 0 to x नॉट, x नॉट क्या होता है, जो वैल्यू आपको यहाँ पर दी होती है उसकी हेल्प से जो x की वैल्यू आती है वो x नॉट होती है। ये x नॉट है और ये P नॉट है। ठीक है, यहाँ पर P लिखा हो x लिखा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x नॉट आपके पास आ गया यहाँ पर 12, डिमांड फंक्शन आपको दे रखा है 100 माइनस 8x, इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, ये x नॉट 12 इंटू में 4। तो 100 को इंटीग्रेट करोगे 100x माइनस 8x स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ गई 0 to 12, 12 4 जा 48, 12 आप यहाँ पुट करोगे तो बन जाएगा 1200, यहाँ पर पुट करोगे 144, 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 576, 0 यहाँ पुट करोगे 0 आएगा, यहाँ पुट करोगे 0 आएगा, ये हो गया माइनस 48। तो 1200 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस वाली टर्म है, इनको पहले आप ऐड कर दो, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 7, 11 माइनस 6 5। तो आंसर आ गया आपका 576। ये बन गया कंज्यूमर सरप्लस। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस आपको फाइंड करना है। द सप्लाई कर्व आपको ये दे रखा है, क्वांटिटी सोल्ड इज 7, क्वांटिटी सोल्ड मतलब x की वैल्यू आपको दे रखी है 7, यानी x नॉट 7 दिया हुआ है, इसको जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो p की वैल्यू आपकी बन जाएगी 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 मतलब 16, और 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। तो आपके पास x की वैल्यू 7 है, p की वैल्यू 4 है। अब आपको यहाँ से निकालना है सीधा प्रोड्यूसर सरप्लस, इसका फार्मूला होता है x नॉट P नॉट माइनस 0 to x नॉट सप्लाई फंक्शन, और इसको इंटीग्रेट। तो P की वैल्यू आपके पास 4 है, x की वैल्यू 7 है, 0 to x नॉट
7 आ गया। सप्लाई फंक्शन हमारे पास √9 + x, ये आ गया 28। और अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये जैसे √x को इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही आपको करना है। x का कोफिशिएंट भी यहाँ पर 1 है तो डिवाइड भी कुछ नहीं करना, बस इसको इंटीग्रेट करो। 9 + x की पावर 3/2, और 3/2 आया तो इसको यहाँ पर 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट आ जाएगी 0 to 7। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9 + 7 16। ये जो 2/3 है ना, इसको तो बाहर निकाल के लिख देते हैं 2/3। यहाँ पर आ गया 9 + 7 16 की पावर 3/2, माइनस 0 पुट करेंगे तो 9 + 0 9, 9 की पावर 3/2, तो 28 - 2/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 16 की पावर 3/2 है तो पहले जो बाय में 2 है यानी स्क्वायर रूट हो गया उसका मतलब, तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। अब ऊपर उसके बाद लो पावर 3 है तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 64। ऐसे यहाँ पर करो, 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, 3 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 27, तो ये आ गया 28 - 2/3। इसमें से इसको माइनस करो, 14 - 7 7, और 5 - 2 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 28 - 74 अपॉन में 3। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 - 74 अपॉन में 3, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 10/3। तो जो प्रोड्यूसर सरप्लस है ये आ गया आपके पास 10/3। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर आपको दोनों ही चीज़ पूछी गई हैं। तो इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर प्योर कंपटीशन। जब प्योर कंपटीशन होता है तो उस केस में जो डिमांड फंक्शन है और सप्लाई फंक्शन है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो डिमांड फंक्शन हमें ये दिया हुआ है 8 अपॉन में x + 1 -2, और सप्लाई फंक्शन ये दिया 1 अपॉन में 2 x + 3। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पहले एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 8 - 2x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1, ये हो गया x + 3 अपॉन में 2। तो यहाँ से आ जाएगा -2x प्लस में 6। अब इसको कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा आपके पास -4x प्लस में 12। इधर x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x² प्लस में 3x, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x प्लस में 3। तो सारी टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करो, x², 4x ये है, 4x ये, यहाँ पर आ जाएगा 8x, और 12 उधर जाके हो जाएगा -12 और बन जाएगा -9। अब इसके फैक्टर कर देंगे हम x + 9 और x - 1। तो x की वैल्यू एक आएगी -9, तो -9 तो एग्जिस्ट करेगी नहीं क्योंकि क्वांटिटी कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू आपकी बनेगी 1। अब x की वैल्यू अगर 1 है तो p की वैल्यू निकालो, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कहीं से भी निकाल लो। ये आ जाएगा 1/2, 1 + 3 यानी 4 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। तो आपके पास x1 आ गया, p2 आ गया। अब यहाँ से आप निकालेंगे कंज्यूमर सरप्लस, तो उसमें आ जाएगा लिमिट 0 to x0, x0 की वैल्यू है 1। फंक्शन डिमांड का आएगा, ये आगे आपके पास 8 अपॉन में x + 1 - 2 -x0 p0 यानी 1 × 2। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, डिवाइड में आपको x + 1 दिया है, ऊपर कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका लॉग में, तो यह आ जाएगा 8 × में log ऑफ x + 1 -2 2x, लिमिट आ जाएगी 0 to 1। लिमिट आप 1 पुट करोगे आ जाएगा 8 log 2 -2, फिर माइनस का साइन यहाँ पुट करोगे आ जाएगा 8 log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर पुट करोगे 0 तो ये सारा 0 आ जाएगा, तो -2 -4 बन गया, यानी 8 log 2 -4। ये आपके पास बन जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। अब ऐसे प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल दो। प्रोड्यूसर सरप्लस में जो 1 × 2 है ये पहले आ जाएगा, माइनस लिमिट 0 to 1। फंक्शन ये बनेगा आपके पास 1/2 x + 3। तो यहाँ से तो आ गया 2, इधर आ गया 1/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा x² 2
प्लस में 3x, लिमिट 0 to 1। इस 1/2 को बाहर लिख लो, लिमिट 1 लगाओगे तो 1/2 आ जाएगा प्लस में 3, और 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2, यानी ये बन गया 7/4। 4 2 जा 8 माइनस 7 यानी 1/4। तो प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा 1/4। तो लगभग मैंने आपको हर एक टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन करा दिया है, बस आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करे, अगर ये सारे क्वेश्चन भी आपने ठीक कर लिए ना, तो भी मैं कहता हूँ कि आपके इंटीग्रेशन के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो आई होप आपको इनसे कुछ हेल्प मिली होगी इंटीग्रेशन में, और अब आप आगे प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इंटीग्रेशन के जो 5 नंबर है, हालांकि 5 नंबर के लिए वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कहीं पर कम नंबर के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कई बार ज़्यादा नंबर के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है, तो ये तो चलता रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।